नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट के बायो वाले सेक्शन में, जिसमें हम लोग आज यूनिट 1 जो आपको 11th क्लास के अंडर में आता है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यूनिट 1 का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपको 4 चैप्टर दिए हुए हैं और उसमें से पहला चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड। तो मालूम होगा आपको, मैंने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि ये डबल स्टार टॉपिक है, तो आप इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो हर साल श्योर रहता है नीट में, और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। तो फर्स्ट टॉपिक ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, तो ध्यान देना है उसका। ये फर्स्ट लेक्चर अब आपके सामने यहाँ पर है, तो ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत में वैसे तो आपको एक साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मेयर, उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, तो जिनके बारे में आप कम से कम जो है 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एक तो इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, ओके। और इन्होंने जो स्पीसीज के बारे में, जो हम लोग इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे भी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, तो उसमें इन्होंने बहुत सारा काम किया था, है ना। तो स्पीसीज को क्लासिफाई करने में इनका बहुत योगदान रहा था। तो ये अर्नेस्ट मेयर के बारे में था। तो ये 2 बातों का ध्यान में रखेंगे, आगे हम लोग उसकी चर्चा फिर से कर भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको चैप्टर के शुरुआत में ही मैं यहाँ पे बता दूं कि हम लोग को जो मेनली फोकस करना है वो एनसीईआरटी को ही फोकस करना है, क्योंकि जो आपके 90 to 95% क्वेश्चन होंगे नीट में, वो आपको एनसीईआरटी जो है वो कवर कर लेता है। 5% to 10% वेरिएशंस वो कभी थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आएगी, तो वो हम लोग क्वेश्चन बैंक के माध्यम से या फिर थोड़े और कुछ एक्सटर्नल सब्जेक्ट को, एक्सटर्नल सोर्स को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और उससे वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग फोकस रखेंगे अपना एनसीईआरटी पर ही ज़्यादातर, तो उसी के आधार पर मैंने ये आपका तैयार किया है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको शुरू में ही अगर आपसे पूछा जाए कि ये भाई लिविंग क्या है, व्हाट इज़ लिविंग, है ना, तो इसका जवाब हम कैसे ढूंढेंगे? क्या खास बात होना चाहिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और क्या बातें होनी चाहिए कि हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जिससे हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल सकें, है ना। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग ग्रोथ एक फेनोमेनन है, जो आप जानते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो फिर उसमें ग्रोथ तो होगा, है ना। तो उसी तरह से और भी, जैसे आप लिविंग हैं, हम लिविंग हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं चारों तरफ। तो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एज ए होल, अगर आप देखें तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि भाई उनमें ग्रोथ होता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना, रिप्रोडक्शन होता है, वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें, और वो रिस्पॉन्स करते हैं टू स्टिमुलाई के, और उस उनमें कॉन्शसनेस होता है, और सेल्फ कॉन्शसनेस भी हमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है ना। तो आगे बात करेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन ये सारे जो हैं आपको एनसीईआरटी में अच्छे से दिए गए हैं। लेकिन अदर कैरेक्टरिस्टिक या फीचर प्रॉपर्टी जो कह लो, वो सब भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि रेस्पायरेशन हो गया, मतलब सांस लेने की क्रिया, ये सब भी आप देखते हैं कि ये सब सजीवों में होती है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव। मूवमेंट्स हो सकते हैं, आपको न्यूट्रिशंस हो सकते हैं, है ना, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, और इनकी अपनी लाइफ साइकिल भी होती है, और ये इन्वायरमेंट के प्रति जो होते हैं ये अपने आप में एडेप्टेबिलिटी भी शो कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसकी वजह से इवोल्यूशन भी क्रिएट होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में जरा बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रोथ की बात करेंगे यहाँ पे। तो ग्रोथ से हम क्या समझते हैं ना, तो बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है ग्रोथ का, तो जरा उसे देखिए ध्यान से। क्या है? इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को जरूर अंडरलाइन करेंगे आप लोग। तो जो ये ग्रोथ हुआ, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार अगर कोई बढ़ गया तो फिर वापस छोटा नहीं होना है, ओके। बढ़ गया तो बढ़ गया, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इस तरह से।
तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, और जिसकी वजह से क्या होगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके साइज में इंक्रीमेंट हो सकता है ना, जो रिजल्ट करता है इंक्रीज इन, तो ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ सकता है, ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ सकता है, या फिर ऑर्गेनिज्म के जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनमें आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो साइज, मास या नंबर ऑफ सेल्स, इनमें इनका इंक्रीज हो जाना, इरिवर्सिबल इंक्रीज हो जाना, यही क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत बातें आप और ध्यान में क्या रख सकते हैं, वैसे तो डिटेल में सबके लिए अलग अलग टॉपिक है आपको बायो में पढ़ने के लिए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप देखो समझो कि जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर है, मतलब कि ओनली वन सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि सारे बैक्टीरियाज हो गए है ना, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आगे आप पढ़ेंगे ये सबको। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो जो आपका ग्रोथ दिखाएगा, उसमें जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ इज ड्यू टू इंक्रीज इन देयर नंबर, ओके, बाय सेल डिवीजन। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसमें जो हम ग्रोथ की बात करेंगे तो वो ये सेल डिवीजन के फलस्वरूप उनमें आपको ग्रोथ शो होगा। मतलब कोई एक पेरेंट सेल है, जैसे बैक्टीरिया का मान के चलो, और वो क्या हुआ, वो दो में बट गया, दो डॉटर सेल को बना दिया, फिर आपको क्या हुआ कि फिर ये जो है, फिर ये अगला दो बना दिया, फिर ये अगला दो बना दिया, मतलब एक के दो, दो के चार, चार के आठ, इस तरह से ये लोग अपना ग्रोथ शो करते हैं। मतलब तो इनमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन के फलस्वरूप इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको हम यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म के मामले में ग्रोथ समझ सकते हैं। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन होता है ना, जैसे हम लोग हो गए मल्टी सेलुलर हो गए हम लोग ऑर्गेनिजम्स, तो इन हम में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन भी हो रहा है, और साथ साथ अगर आप देखो तो सेल इनलार्जमेंट भी होता है, क्योंकि सेल डिवीजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो पहले सेल इनलार्जमेंट होता है, सेल अपने साइज को बढ़ाएगा, और उसके बाद उसमें फिर सेल डिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की बातें होंगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसी तरह से प्लांट भी ग्रो करते हैं, तो प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। तो आइए, हम लोग बात कर रहे थे प्लांट के ग्रोथ पर, तो अबाउट प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ में क्या ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये लिमिटेड होता है टू सर्टेन बॉडी पार्ट्स। ठीक है, प्लांट में जो ग्रोथ है आपका, दैट इज लिमिटेड टू सर्टेन बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, मेरिस्टेम्स। ओके, दे आर नोन एज मेरिस्टेम्स। और हाउएवर, लेकिन अगर आप थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस ऑफ ट्री ट्रंक कीप्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो जो ट्रीज होते हैं उनके थिकनेस को देखिएगा तो वो हर साल जो है मोटा होता जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। ठीक है, और एज वेल एज हाइट ऑल्सो, तो उसकी हाइट भी जो होती है, तो जब तक वो ट्री जिंदा रहेगा तब तक उसकी हाइट, तब तक उसकी थिकनेस, ये सब बढ़ती रहेगी। और जहां जहां पर भी ये इस तरह के ग्रोथ होते हैं, उन पार्ट्स को, उन टिश्यूज को हम लोग कहते हैं मेरिस्टेम्स। ओके, बाकी पार्ट्स में डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन जहां जहां मेरिस्टेम्स होंगे वहां वहां डेवलपमेंट होता जाएगा। एनिमल की जो ग्रोथ है उसको देखें, तो एनिमल ग्रोथ इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। प्लांट ग्रोथ जो है वो काफी हद तक रेस्ट्रिक्टेड होता है, कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज में ही ग्रोथ हो सकते हैं, लेकिन एनिमल ग्रोथ जो है दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक टिश्यू और बॉडी पार्ट। ठीक है, जिसका क्या मतलब हुआ, ऑल द पार्ट्स ऑफ द एनिमल शो ग्रोथ। एनिमल के जितने भी पार्ट होंगे वो सारे के सारे ग्रो करेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हो कि छोटा सा बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो कितना छोटा सा होता है, छोटी छोटी आंखें, छोटा छोटा नाक, छोटे छोटे हाथ पैर सब कुछ, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो क्या हो रहा है, सारे के सारे ऑर्गन्स डेवलप होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो गया कि डेवलपमेंट हो गया, नाक छोटा ही रह गया, आंख छोटा ही रह गया, बाकी चीजें बड़ी बड़ी हो गई, है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी होंगे, वो सब कुछ आपको हर जगह ग्रोथ मिलेगा। तो इन केस ऑफ एनिमल्स में आपको ये चीज मिल जाता है। ठीक है, हाउएवर ग्रोथ इज लिमिटेड इन एनिमल्स, लिमिटेड है, एक सेंस में लिमिटेड है, कहां पर, तो आपको ये एक एज तक लिमिटेड है। ठीक है, तो हाउएवर ग्रोथ इज लिमिटेड इन एनिमल्स बिकॉज ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, कुछ एज के बाद फिर ये जो ग्रोथ आप देख रहे हो वो ग्रोथ होना रुक जाता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम लोगों की बात करें, तो ऑलमोस्ट 18-19 ईयर होते होते आप देखोगे कि हाइट का बढ़ना रुक गया, है ना।
हालांकि और भी जो एसेंशियल ग्रोथ हैं, जो जरूरी हैं, जो स्पेशल केस में आएंगे, जैसे कहीं पर कुछ कट लग गया, अब उसको रिपेयर करना है, तो वो भी क्या होगा, बिना सेल डिवीजन के तो रिपेयर हो नहीं सकता। तो वहां पर स्पेशल केस में आपको जो है वहां पर सेल डिवीजन होगा, मतलब उस तरह की ग्रोथ होगी, ठीक है, फॉर रिपेयरिंग पर्पस। ओके, वो स्टिल कंटिन्यू करेगा टिल देयर डेथ, जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, एनिमल जिंदा है, तब तक उसके टिश्यू पार्ट्स जो होंगे वो रिपेयर होते रहेंगे, एंड बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। और सेल डिवीजन को भी हम लोग ग्रोथ माने थे, याद होगा आपको शुरू में। चलिए अभी हम बात करते हैं, ये तो हो गया प्लांट में, एनिमल में। इससे पहले हमने देखा यूनिसेलुलर में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सब में ग्रोथ की बात हमने देखी। अब जरा यहाँ पर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, अबाउट ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये बड़ा ही मतलब मार्क करने वाली बात है कि भैया नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ को दिखाता है, ठीक है। सारे नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ की बात करेंगे। देखिए, समटाइम्स ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो अकर, कभी कभी आपको ये भी दिख सकता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और वो ग्रो क्यों कर रहे हैं, तो उनमें ये बात है कि कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मास जो है उनका वो बढ़ेगा। तो ग्रोथ में हमने बताया आपको मास में जो है वो इंक्रीमेंट हो सकता है, तो यहाँ पर उनके मास जो होंगे वो बढ़ेंगे। तो समटाइम ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, इनके सरफेस पर जो है मटेरियल आके जमा होता जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो एक्रीशन। इस नाम को थोड़ा सा हो सके तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक्रीशन मतलब एक्सटर्नल सरफेस पर चीजों का आकर के जमा होते जाना। जैसे माउंटेन्स है, हम लोग कहते हैं कि जो माउंटेन होती है उसकी हाइट जो होती है समय के साथ धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि उस पर बाहर से आकर के बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, वो आकर के उस पर जमा होती रहती है, ठीक है। तो माउंटेन का हाइट बढ़ता रहता है। सैंड माउंट्स हो गए, रेत के टीले, रेगिस्तान में जाओ रेत के टीले आपको दिखाई देंगे, हवा चली, तेज आंधी आई, रेत का टीला और बड़ा हो गया। हालांकि इसमें आपको एक और एक्सेप्शंस भी मिल सकता है यहाँ पे। आप जैसे बर्फ का पहाड़ आप ले लेते हो, तो बर्फ का पहाड़ है तो वो क्या होगा कि जब गर्मी बढ़ेगी तो छोटा भी हो जाता है, और जब गर्मी कम हो रही है, ठंड बढ़ रही है, तो फिर स्नो और आइस उस पर जमा हो गया तो वो बड़ा भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ग्रोथ जो है आपका एक तरह से रिवर्जेबल प्रोसीजर का भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। तो ट्रू मायने में वो ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें, आप ये देखिए कि अगर माउंटेन है वो अगर लेकिन सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है ना, तो जैसे चट्टान का है पहाड़, तो उसमें बर्फ जैसी कोई बात नहीं है, और उस पर डिपोजिशन होता जा रहा है, डिपोजिशन होता जा रहा है, और उसका बढ़ता जा रहा है, तो वो तो इरिवर्सिबल हो गया है ना, बढ़ गया तो बढ़ गया है ना। और बोल्डर्स यही हो गया, चट्टान हो गए, बड़े बड़े शिलाखंड हो गए, ये बड़े बड़े चट्टान को आप बोल्डर बोलते हैं। तो ये सब पर अगर कुछ जमा होता गया, जमा होता गया, जमा होता गया, बहुत समय बीत गया, तो आप देखोगे कि हाँ भाई इनका भी जो है कुछ साइज, कुछ मास बढ़ गया है, ठीक है। तो इनको भी हम एक तरह से ग्रोथ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इटीसी, और लेकिन इस तरह के ग्रोथ को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। ये जो आपका ग्रोथ होगा ये कहलाएगा एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। ये वाला ग्रोथ जो होगा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर था प्लांट था, आपका एनिमल था, इससे पहले यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें जो आपने ग्रोथ देखा उनसे डिफरेंट था, क्योंकि वो सारे के सारे ग्रोथ कैसे थे, वो इंटरनल ग्रोथ थे, ठीक है। उसमें जितने भी ग्रोथ्स हो रहे थे वो आपको फ्रॉम इंटरनल साइड से हो रहा था, अंदर से मास बढ़ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये सारे डिस्कशन को देखते हुए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ जो हो गए वो दो टाइप के हो गए, एक को आप इंटरनल ग्रोथ कहेंगे, एक को एक्सटर्नल ग्रोथ कहेंगे। तो इंटरनल ग्रोथ कौन सो कर रहा है, तो इंटरनल ग्रोथ कैन ओनली बी सोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपको इंटरनल ग्रोथ ही शो करेंगे। और एक्सटर्नल ग्रोथ की हम बात करते हैं तो कैन ओनली बी सोन बाय सम ओके, लेकिन कैसे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जो किस तरह का ग्रोथ शो करेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ को शो करेंगे, ओके। तो ये ग्रोथ के बारे में सारे डिस्कशन होने पर हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला ग्रोथ से। तो देखिए,
ग्रोथ एलोन कैन नॉट बी द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर एक बात अंडरलाइन करेंगे आप डिफाइनिंग फीचर के बारे में। तो आपसे अगर कभी पूछा जाएगा कि क्या ग्रोथ अकेले डिफाइनिंग फीचर हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रोथ हो गए दो प्रकार के, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको एक्सटर्नल ग्रोथ शो करके नहीं देगा, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग एक्सटर्नल ग्रोथ शो कर लेते हैं। तो एक तरह से आपका जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी आपका ग्रोथ शो कर दे रहा है। इसीलिए सिर्फ ग्रोथ को आप अकेले डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस पर देखिए ट्रू एंड फॉल्स टाइप से भी आपसे पूछ सकता है। जैसे अगर कहीं स्टेटमेंट आ गया कि ऑल द थिंग्स विच, थिंग्स से मतलब ऑर्गेनिज्म से है, विच कैन शो ग्रोथ आर लिविंग। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो करेगा उसे लिविंग बोलना है? तो आपने पढ़ा है नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो सब क्या हो गए, वो भी आपको ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। मतलब कि जो कोई ग्रोथ शो कर लेगा उसे आप लिविंग क्या बोल सकते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, ऑल द थिंग्स विच कैन शो ग्रोथ आर लिविंग, ठीक है। जो ग्रोथ को शो करेगा वो लिविंग है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, फॉल्स हो गया। लेकिन देखिए वहीं पर अगर ये पूछा जाए ऑल द थिंग्स विच कैन शो इंटरनल ग्रोथ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा इसको भी। इंटरनल ग्रोथ की बात अगर करेगा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इंटरनल ग्रोथ को शो करेंगे, क्या उनको लिविंग कहेंगे आप? तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इंटरनल ग्रोथ शो करेगा तो वो क्या होगा, सही बात है, लिविंग हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, उस पर हम बात करते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है। नॉर्मली हम जानते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो रिप्रोडक्शन को पहले आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं, और फिर इसके साथ भी कुछ कंक्लूजन पर बात करेंगे लास्ट में। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या आ गया, तो बाय डेफिनेशन अगर आप चलो तो क्या मिलता है हमें, कहता है कि इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन या वंस, एक या एक से ज्यादा भी, मोर और लेस सिमिलर, है ना, थोड़ा बहुत या फिर काफी ज्यादा हद तक सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ओके। तो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे, और वो नए ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, मोर और लेस सिमिलर होंगे अपने पेरेंट वाले ऑर्गेनिज्म के जैसे, ठीक है। इंसान का बच्चा इंसान ही होगा ना, बंदर का बच्चा बंदर ही होगा, मतलब अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को वो प्रोड्यूस करेंगे। बैक्टीरिया से नए बैक्टीरिया ही बनेंगे, है ना। तो इस तरह से तो आप इस बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता हो, उसे ही आप क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिजम्स में क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं ताकि उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, स्पीसीज का एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा फिर। तो इट हेल्प्स द स्पीसीज टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस, ओके, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इन जनरल देखा जाए तो दो तरह के रिप्रोडक्शंस हमको पढ़ना है। आने वाले टॉपिक्स में आपको डिटेल में ये सब चीज़ें पता चलेगी, लेकिन इन शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसका देख लें। तो दो तरह के हो गए, एक एसेक्सुअल कहलाएगा, दूसरा सेक्सुअल कहलाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होगा, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मतलब इसमें दो के होने की जरूरत नहीं है, एक से ही आपका, एक से दो, दो से चार, जैसे बैक्टीरिया हुआ था, तो वो यहाँ पर कहलाएगा क्या, एसेक्सुअल। और सेक्सुअल क्या होगा, तो सेक्सुअल में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, यहाँ पर दो की जरूरत होगी ले, और दोनों कैसे होने चाहिए, ऑफ अपोजिट सेक्स, मतलब एक मेल हो तो दूसरा फीमेल हो, है ना, इस तरह की बात होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, क्या होता है एक्चुअली में, तो फर्टिलाइजेशन होगा, विल अकर बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। मेल के भी गैमेट्स आएंगे,
फीमेल के भी गैमेट आएंगे, दोनों गैमेट जो होंगे आपस में फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद वो प्रोड्यूस करेंगे किसको, तो जाइगोट को। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर जरूरी है, जबकि एसेक्सुअल में ऐसा कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होता, कोई भी जाइगोट वगैरह वहाँ बनेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल दो तरह के आपको गैमेट्स आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो एक ही सिंगल पेरेंट है और उसी से आपको डॉटर न्यूक्लियाई बनते चले जाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और किस किस तरह से हो सकता है, देखते हैं उसको। तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक नंबर में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या हो गया, टू, दो, और फिशन का मतलब हो जाता है टूट जाना। ठीक है, डिवीजन एक तरह से कह सकते हैं, दो पार्ट में टूट जाना, तो या आप ब्रेकडाउन कह सकते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यूकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट हो जाता है जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होंगे उसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई इस मेम्ब्रेन के अंदर में जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल इसका अच्छा से बना हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से कंजर्व्ड है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होना चाहिए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आप इसको बोलेंगे। यही हो गया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल, जैसे अमीबा। तो एक अमीबा बनाया, अब ये क्या करता है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो है ये जैसे थोड़ा सा अपना बढ़ेगा और उसके बाद इसका न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये सब डिटेल में आप आगे के आने वाले टॉपिक्स में पढ़ोगे, यहाँ सिंपल थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे आप। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कहलाया कैरियोकाइनेसिस। फिर ये न्यूक्लियस जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो फिर इनके जो बाहर के जो भी इनको बाहर के जो भी होते हैं यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कह लो, इनका फिर यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ये इस तरह से। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन अगर आप कहोगे तो इसको आप नाम देंगे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ओके, और उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों अपना अलग अलग सेल के रूप में आपको दिखाई देगा, और ये दो डॉटर सेल बन गए और ये बिल्कुल एक जैसे होंगे, दोनों आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि एक ही जेनेटिक मटेरियल वगैरह था, उसी से ये लोग सेपरेट हुए हैं। तो फिर ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, और इनको आप क्या नाम देंगे, क्लोन्स, इन्हीं को आप क्लोन कह सकते हैं। तो बाइनरी फिशन इस तरह से हो गया, मतलब एक का दो में बटना। इसी तरह से फिर ये भी थोड़ा ग्रो करेगा, फिर ये भी और अलग दो में बटेगा, ये अलग दो में बटेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, कहलाया बाइनरी फिशन। कौन सा करता है, जैसे अमीबा। और इसी तरह से आप मल्टीपल फिशन में भी आ सकते हैं। तो मल्टीपल फिशन में भी क्या है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये तो यहाँ टूटा तो एक से दो में टूटा, यहाँ पर क्या होगा, एक से अनेक में टूट जाएंगे। तो प्लाज्मोडियम वगैरह लगभग आप देखोगे इसको तो लगभग 16 से 24 छोटे छोटे इस तरह से प्लाज्मोडियम में ये टूट जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तेजी से। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग ये रीजेनरेशन को देखते हैं। ठीक है, तीसरा बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और रीजेनरेशन, ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आप पढ़ रहे हो, जिसमें आपका नेक्स्ट आ गया रीजेनरेशन। तो आप जानते हैं जैसे घर वाली छिपकली वगैरह होती है, इसकी पूंछ कट जाती है तो वापस वो अपनी पूंछ को रीजेनरेट कर लेता है। ऑक्टोपस होते हैं, उसके अगर आप देखते हैं कि उसका अगर एक भाग कट जाता है पैर, तो वो भी फिर से कुछ दिन में न्यू डेवलप हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऑक्टोपस में। तो इस तरह से और भी बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, ऐसे चीज जिसमें कि आपके कुछ पार्ट अगर उसके कट हो गए तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है, इसी को आप बोलते हैं रीजनरेशन। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा अबाउट ट्रू रीजनरेशन, कि ट्रू रीजनरेशन से आप क्या समझते हैं और इस ये कौन सो करता है। तो आपको इसका जवाब देना होगा, एक है यहाँ पर प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया जो एक तरह का फ्लैट वर्म होता है, चपटा कृमि,
वो जो है वो शो करता है आपको ट्रू रीजेनरेशन। इसमें क्या होता है कि ये ऐसा है, और अगर ये कभी मान के चलिए एक्सीडेंटली कट हो गया, बिल्कुल दो भाग में बट गया है ना, एक भाग आपका ये एकदम ऐसे करके ये कट हो गया, और ये मान लो ये था ऐसा अभी, और एक्सीडेंटली कभी ये कट हो गया, तो क्या होगा कि ये पार्ट यहाँ पर था और ये पार्ट यहाँ नीचे का ये कट हो गया। तो आप कुछ दिनों के बाद इसको देखोगे कि ये इसका जो भी लॉस पार्ट था ये नीचे का, ये डेवलप हो जाएगा, और ये जो नीचे का पार्ट बचा हुआ था ये क्या करेगा, अपना ऊपर का पार्ट को डेवलप कर देगा। ठीक है, और दो नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रीजनरेशन। ओके, तो ये बात हो गई। आगे और देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर में है आपका फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये कौन शो करता है, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने स्पायरोगायरा का, स्पायरोगायरा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक स्पायरोगायरा है, तो इसके अंदर के जो न्यूक्लियस होते हैं ये कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मान लो अगर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये 3 पार्ट में इस तरह से बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फॉर्म करेगा 2 या 2 से ज्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म आफ्टर बीइंग मैच्योर। तो ये जब अपने आप बड़ा हो जाएगा, मैच्योर होगा, तो ये फिर टूट जाएगा, और टूट करके फिर वो बड़े बड़े बना लेंगे, फिर ये मैच्योर होंगे, फिर टूट जाएंगे, और इस तरह से। तो इसको क्या बोलना है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अच्छा, तो आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पर भी ये टूट गया और फिर से ये जनरेट हो गया इस तरह से, तो ये वाला और रीजनरेशन जो लास्ट में पढ़े थे, जो प्लानेरिया वगैरह शो कर रहा था, उसमें इसमें क्या डिफरेंस रहा। उसमें इसमें ये डिफरेंस हुआ कि प्लानेरिया वगैरह जो थे वो लोग एक्सीडेंटली कट होने पर वैसा कर रहे थे। ठीक है, अगर उसको कट नहीं किया जाए तो फिर वो अपने आप वैसा नहीं करेंगे। ये क्या होगा कि मेच्योर होगा, ग्रो होगा, और अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा काम करेगा। ओके, तो रीजनरेशन जो होता है वो कट होने के बाद होता है, और यहाँ पर ये अपने आप फ्रेगमेंटेशन जो है ये ऑटोमेटिकली, इसको बाहर से किसी को कट नहीं करना है, ये खुद ही कट होगा और फिर ये इस तरह से डेवलप करता जाएगा। नेक्स्ट है आपका बडिंग। बडिंग में क्या हो गया, ये इसके एग्जांपल आप याद कर लो, जैसे ईस्ट हो जाता है, हाइड्रा हो जाता है, इन सब में बडिंग होती है। तो हाइड्रा वाला तो आपको याद होगा, जैसे हमने एक हाइड्रा बनाया यहाँ पे, तो इसमें एक छोटा सा बड निकल के आता है, पहले एक छोटा सा यहाँ पर बाहर एक्सटर्नल आपको दिखेगा बड, और फिर क्या होगा कि ये ग्रो करता जाएगा, है ना। तो फिर ये ग्रो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और जब पूरा डेवलप हो जाएगा तो फिर ये यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा, डॉटर हाइड्रा बन जाएगा। तो एक के दो बन गए इस तरह से। तो हाइड्रा में जो होती है बडिंग इस तरह से आती है। हाइड्रा के ऊपर में जो आप ये सब देख रहे हैं, इनका नाम पता होगा आपको, टेंटेकल्स बोलते हैं। ओके, ठीक है। उसी तरह से यीस्ट भी है। तो यीस्ट में जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि ये यहाँ पर ऐसा रहा, थोड़ा सा इसमें भी बड बना, और वो बड फिर जो हो गया पूरा बना हो गया, बड़ा हो गया, फिर आपका फिर बड बना, फिर वो भी बड़े हो गए, फिर जहां तहां बड बनते गए, और वहां वहां फिर से डेवलप होता गया। तो ये सब क्या होता है, ये जुड़ा होता है। इसमें तो खैर थोड़ा अलग भी हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है, ये अंगूर के गुच्छे की तरह सब जो है एक साथ बिल्कुल बना रहता है, बडिंग होती रहती है, और ये फैलते रहते हैं। तो आप फफूंद देखते हैं कहीं भी लगता है तो वो दिनों दिन दिनों दिन दिनों दिन ग्रो करता जाता है, डेवलप होता जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपको 5 टाइप, हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको यहाँ पर बताए, उनका छोटा छोटा पार्ट में आपको बताया। डिटेल आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको फुल डिटेल इनका बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो इनके लिए हो गया। तो रिप्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर समझ गए, तो अब इस सबसे क्या कंक्लूजन निकला, आइए एक नज़र उस पर भी देखते हैं। तो ये सब डिस्कशन के बाद अब आइए जरा यहाँ पर देखते हैं, कैन रिप्रोडक्शन एलोन, सिर्फ रिप्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, तो कैन रिप्रोडक्शन एलोन बी कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग फीचर, या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल लो, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो रिप्रोडक्शन शो करेंगे। हमने अभी पीछे देखा ना, रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल तरीके से देखा, 5 तरीका देखा, सेक्सुअल तरीके से भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो रिप्रोडक्शन को शो करेंगे? तो इसका आंसर यस और नो यहाँ पर अभी देखिए, थोड़ी देर बाद जान जाएंगे हम लोग। या इसी बात को हम ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या सभी के सभी, अगर आपको ट्रू फॉल्स में यहाँ बताना हो, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन शो रिप्रोडक्शन, तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है
है ना। अगर आप कहते हो कि हाँ रिप्रोडक्शन जो है उसको अकेले, देखिए यहाँ पे ये वर्ड जरूर अंडरलाइन कीजिएगा एक साथ, रिप्रोडक्शन एलोन, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने कहा था ना ग्रोथ एलोन, ठीक है। मतलब क्या कि जहां भी ग्रोथ होगा उसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं क्या? तो जवाब क्या आया था? नहीं। जैसे पर्वत वगैरह में तो ग्रोथ हो रहा है लेकिन उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते आप, ठीक है। उसी तरह से आपको यहां पर जवाब देना होगा कि क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबके सब रिप्रोडक्शन को शो करेंगे? तो यहां पर जवाब होगा नहीं, ठीक है। तो जवाब आएगा नो। जैसे ग्रोथ में जवाब था नो, कि ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि बहुत सारे नॉन लिविंग ऐसे हो जा रहे हैं जो एक्सटर्नल ग्रोथ शो कर दे रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से आप ये भी नहीं कह सकते कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब के सब रिप्रोडक्शन करेंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए इसका जवाब आएगा नो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन शो रिप्रोडक्शन। ये जवाब हो जाएगा फॉल्स, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन शो करेंगे, तो इसका जवाब होगा नहीं, फॉल्स है। क्यों फॉल्स कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिल जाएंगे, जैसे कि आपका म्यूल, है ना, जिसको हिंदी में खच्चर बोलते हैं, ठीक है। जो कैसे बना होता है? जो डोंकी और हॉर्स के क्रॉस से बना हुआ होता है, जहाँ डोंकी आपका मेल हो जाता है और हॉर्स जो होता है वो फीमेल, ठीक है। ये साइन मेल के लिए बना होता है और इस तरह का साइन फीमेल के लिए बना होता है, ये पता होगा आपको। तो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के मिलने से बनता है म्यूल। तो ये म्यूल जो होते हैं ये सब स्टेराइल होते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये म्यूल हो गया, उसी तरह हिनी हो गया, ये सब क्या होगा? स्टेराइल होंगे। हिनी कैसे हो जाएगा, कैसे बनेगा? तो फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स, ठीक है। फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स के क्रॉस करने से आपको बन जाएगा हिनी, ठीक है। और तो ये दोनों जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं और ये आगे रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते हैं, लेकिन लिविंग तो है, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जितना भी लिविंग होगा सबका सब रिप्रोडक्शन को शो करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारे जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, है ना, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं पेरेंट्स जिनको संतानें नहीं हो पाती है, इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो, तो वो भी क्या कहेंगे यहाँ पे, रिप्रोडक्शन को शो तो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो लिविंग नहीं है? तो वो भी तो लिविंग है ना, वो भी लिविंग है। इसीलिए आप कह रहे हो यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन को सिर्फ अगर क्राइटेरिया रखा जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एलोन कैन बी कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग फीचर? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते, मतलब रिप्रोडक्शन शो नहीं करते फिर भी वो लिविंग तो है ना। तो इस तरह से, तो इसीलिए हम फाइनली यहाँ पे लिख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एलोन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स because many living organisms like mules, sterile worker bees। तो बीज के बारे में आपको पता होगा, बीज जो होती है वो 3 तरह की उसमें होती है, एक आपको होती है क्वीन और 2 तरह की होती है, एक हो जाता है वर्कर बीज, ये वर्कर बीज भी इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। और एक तीसरे तरह की होती है जो फर्टाइल होते हैं, जो फर्टाइल होते हैं वो क्वीन बीज के साथ मिलकर के रिप्रोडक्शन को जारी रखते हैं। और ये जो स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं इनका काम होता है आप दूर दूर जाइए और जो आपका फूल है वहां से आप जो उसके होते हैं हनी उसको लेकर के आइए, है ना। तो स्टेराइल वर्कर बीज बोलते हैं उसको, दे आर स्टेराइल। और इनफर्टाइल कपल्स तो आपने जाना भी। तो ये सब ऐसे एग्जांपल्स हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, कैन नॉट प्रोड्यूस, ओके, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर लिविंग, वो लिविंग तो है, ठीक है। तो आपने अभी इस पार्ट में 2 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना, ग्रोथ के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में, और दोनों के बारे में हमने ये जाना कि ये दोनों के दोनों डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ग्रोथ अगर अकेले सिर्फ बोला जाए तो ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, और रिप्रोडक्शन अगर अकेले बोला जाए तो ये भी डिफाइनिंग फीचर
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इंटरनल ग्रोथ की बात करोगे तो वो एक डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आपको अक्सर मिल जाया करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हमने शुरू में लिखे थे, जैसे मेटाबॉलिज्म लिखा था, है ना, सेलुलर स्ट्रक्चर लिखा था, कॉन्शसनेस लिखा था, सेल्फ कॉन्शसनेस लिखा था, और भी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो सारे जितने भी फेनोमेनन्स हैं वो सारे आपको डिफाइनिंग फीचर में काउंट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आगे जानेंगे। तो आप अभी तक यहाँ तक लेक्चर 1 तक जो है, अगर आपको समझ में आ गया है, चैनल पर नए हैं तो पीसीबी ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मैं बता दूं, पी फॉर फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री, बी फॉर बायोलॉजी। तो मैं यहाँ पर आपको तीनों के लेक्चर्स यहाँ पर बारी बारी से देता रहूँगा। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ्स के 17 लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट पर जाएं, और वहाँ पर अगर आपको फिजिक्स की पढ़ाई करनी है अच्छे से तो पहले बेसिक मैथ्स के उन 17 लेक्चर्स को अच्छी तरह से अटेंड करिए, उनको सबको समझिए, और फिर आप फिजिक्स पढ़ने के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। तब जाके मैं आने वाले दिनों में फिजिक्स के बाकी लेक्चर्स को अपलोड करता जाऊंगा धीरे धीरे, है ना। और फिर आपको केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, और बायो के लेक्चर्स भी इस तरह से धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मन लगा के पढ़ते रहिए, बने रहिएगा, ठीक है। तो खाओ पियो मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।